SEER Foundation for the Blind. Welcome to the Special Education Preparatory Class Series, brought to you by SEER Foundation for the Blind. Our passion, special education. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद रखता हूँ आप सब बिल्कुल बाखैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर हमेशा अपना ख़ास फजल व करम रखे और आपको बेहतरीन कामयाबियों से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो पीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए स्पेशल एजुकेशन का कोर्स चल रहा है, सो आज की क्लास का हम बाकायदा आगाज करते हैं। ओवर टू मिस राबिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है जो प्रीवियस 2 लेक्चर हम इसके कवर कर चुके हैं, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी। तो हमने ओनली टाइप्स को डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। अभी हम वन बाय वन इनकी टाइप्स को विद इन एक्सप्लेन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है प्री केन टेक्निक। अब प्री केन की जो सब टाइप्स हैं, सब टेक्निक हैं, वो कौन कौन सी हैं और इनको कैसे यूज़ करना है हमें डेली रूटीन लाइफ में। सबसे पहले हमारे पास है स्क्वेयरिंग ऑफ टेक्निक। इस टेक्निक को हम इस तरह से यूज़ करते हैं, ऐसा एरिया जो मुरब्बा शेप में हो या ओपन एरिया हो, हॉल हो, ठीक है, या फिर कोई इंटरसेक्शन एरिया मीन्स के कोई चौराहा रास्ता, ठीक है। तो ये इस तरह के एरियाज़ में इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है। इस टेक्निक को किस लिए यूज़ करते हैं? टेकिंग द डायरेक्शन लेने के लिए हम यूज़ करते हैं। बहुत ओपन एरिया है, हॉल है, ठीक है, हॉल में हमने किसी ऑब्जेक्ट तक पहुंचना है या एग्जिट डोर, ठीक है, हमने एग्जिट डोर तक पहुंचना है, तो उस तक हमने कैसे पहुंचना है। इसमें पर्सन्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट को ये आइडिया हो कि एग्जिट डोर है कहाँ पे, वो किस जगह पे लोकेट कर रहा है, ठीक है, या कोई भी ऑब्जेक्ट है जहाँ तक उसने जाना है तो वो किस जगह पे मौजूद है, उसकी प्रेजेंस किस जगह पे है, उसकी लोकेशन का एग्जैक्ट उसे पता हो, ठीक है, वो अवेयर हो इन्वायरमेंट से। अब क्या करना है, इंडिविजुअल ने बाहर वाली साइड पे जाना है तो वो क्या करेगा, वो एक दीवार के साथ जाके खड़ा होगा, ठीक है, वो और अपनी एल्बोज एंड अपनी बैक, ठीक है, अपने फुट्स को दोनों को एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच करेगा, बिल्कुल स्ट्रेट उस एग्जिट डोर की डायरेक्शन में, ठीक है। तो उसके बाद फिर अपनी हील्स को दीवार के साथ बिल्कुल अटैच करेगा और जब वो इस चीज़ को जज कर लिया उसने कि उसकी अलाइनमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट है, बिल्कुल ठीक डायरेक्शन वो ले चुका है, तो फिर वो बिल्कुल स्ट्रेट वॉक करना शुरू करेगा। वॉक करते हुए डोर से एग्जिट हो जाएगा और वो अपनी मतलूबा लोकेशन पे पहुंच जाएगा, इजीली डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। ये हमारी है स्क्वेयरिंग ऑफ टेक्निक। अगर इसे इंटरसेक्शन एरिया में यूज़ करना है तो वहाँ पे भी इंडिविजुअल इस चीज़ से अवेयर हो कि जो रोड हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, वो किस साइड को जा रहे हैं, मीन्स के एक लेफ्ट साइड पे है, एक राइट साइड पे है, एक फ्रंट पे है, उसके बिल्कुल सामने है, तो उसने अब लेफ्ट साइड पे मुड़ना है या फिर उसने राइट साइड पे टर्न करना है। तो इस चीज़ से भी वो अवेयर हो और लेफ्ट साइड पे या राइट या फ्रंट उसने जो भी डायरेक्शन लेनी है, उस डायरेक्शन को लेने के लिए वो पहले सबसे अपना फेस उस साइड पे करेगा। साइड पे करने के बाद देन वो किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी पिलर के साथ या किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो अलाइनमेंट को सीधा करने के लिए, अपनी वो डायरेक्शन को सीधा करने के लिए, डायरेक्शन लेने के लिए वो उस ऑब्जेक्ट के साथ या पिलर के साथ खड़ा होगा, ठीक है, अपने फुट को स्ट्रेट बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच करेगा। देन अपनी हील्स को वॉल के साथ या जो भी मतलब ऑब्जेक्ट है उसके साथ लगा के अपनी एल्बोज को और देन वो फॉरवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारी है स्क्वेयरिंग ऑफ टेक्निक। देन हमारे पास है सेकंड टेक्निक प्री केन टेक्निक में ट्रेलिंग टेक्निक। ट्रेलिंग टेक्निक हमने कैसे करनी है? ट्रेलिंग ये हम इनडोर यूज़ करते हैं। स्क्वेयरिंग ऑफ को मोस्टली इनडोर यूज़ किया जाता है, कॉमनली इनडोर यूज़ किया जाता है, लेकिन आउटडोर भी यूज़ हो सकती है, लेकिन जो ट्रेलिंग है ये सिर्फ और सिर्फ इनडोर यूज़ होती है, ठीक है। और ट्रेलिंग को यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने मतलूबा हैंड को, जो भी आप हैंड यूज़ करना चाह रहे हैं, अपने मतलूबा हैंड को अपनी शोल्डर हाइट से थोड़ा सा ऊपर करेंगे, अपनी ईयर हाइट के बिल्कुल इक्वल, ठीक है। अपने हैंड को अच्छा, वॉल से आपकी बॉडी और आपका हैंड 6 इंच के डिस्टेंस पे होना चाहिए। देन आप अपने हैंड को इनसाइड मूव करेंगे, ठीक है, बेंड कर लेंगे, थोड़ा सा बेंड करेंगे इनसाइड वाली साइड, इनसाइड को यानी अंदर वाली साइड को, पाम वाली साइड
की तरफ को अपनी फिंगर्स को ऐसे टर्न कर लेंगे, ठीक है। देन फिर आप वॉल के साथ टैप करते जाएंगे, स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर इन दोनों के साथ नेल वाली साइड से आपने टैप करना है। ऐसा नहीं है कि आप और टैप करते जाएंगे। इसमें आप अपर बॉडी प्रोटेक्शन टेक्निक भी यूज कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्स्टिकल आपको चोट ना लग जाए इस तरह से, तो ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी कौन सी टेक्निक है, ये ट्रेलिंग टेक्निक है। देन हमारे पास है प्रोटेक्शन टेक्निक। प्रोटेक्शन ये प्री केन टेक्निक की थर्ड टेक्निक है, प्रोटेक्शन टेक्निक। अब प्रोटेक्शन टेक्निक में दो सब टाइप्स आ जाती हैं, अपर बॉडी प्रोटेक्शन टेक्निक एंड लोअर बॉडी प्रोटेक्शन टेक्निक। पहले हम डिस्कस करते हैं अपर बॉडी प्रोटेक्शन टेक्निक को। इसमें क्या होता है, इसमें जो इंडिविजुअल पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट है वो क्या करेगा, वो अपने फॉरहेड को, अपने फेस को किसी भी इंजरी से प्रोटेक्ट करने के लिए इस टेक्निक को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हम अपने हैंड को कुछ लोग कहते हैं कि हैंड को वर्टिकल रखना है, कुछ लोग कहते हैं हैंड को हॉरिजॉन्टल रखना है। हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो हम अपने एल्बो को ऐसे फेस के आगे हैंड को ऐसे फैला देंगे, फैलाने के बाद एल्बो हमारी आउटसाइड पे आ जाएगी, तो इस तरह से नहीं रखना। लेकिन जो ज़्यादा ऑथेंटिक टेक्निक है वो ये है कि अपने हैंड को आप वर्टिकल रखेंगे, तो इस तरह से आपकी जो चेस्ट हाइट है वो भी कवर हो जाएगी। वर्टिकल रखने से आप अपने हैंड को आप फॉरहेड से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, ताकि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई बैनर जो आपके हेड को जख्मी कर दे, तो वो आपके हेड को टच करने से पहले आपके हैंड को टच हो जाए। इसमें आपने क्या करना है, वर्टिकल अपने हैंड को फॉरहेड से थोड़ा सा ऊंचा रखना है अपने हैंड को। फिंगर्स आपकी फॉरहेड से थोड़ी सी ऊपर जा रही हो हेड को कवर करने के लिए। देन आपने अपने हैंड को वर्टिकल रखा है, ऐसे हैंड को पूरा फैला देना है और आपकी पाम बाहर वाली साइड पे और आपका जो हैंड है, आपके हैंड की जो बैक साइड है वो आपके फेस वाली साइड पे होनी चाहिए। ये हमारी कौन सी है, अपर बॉडी प्रोटेक्शन टेक्निक। अभी इसको हम वन हैंड, अगर हमने इसको वर्टिकल रखा तो फिर हम इसको वन हैंड ही यूज करेंगे। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल यूज करेंगे तो हॉरिजॉन्टल यूज करने के लिए आप टू हैंड भी यूज कर सकते हैं। मींस के अपर बॉडी प्रोटेक्शन टेक्निक वन हैंड और टू हैंड। अगर हॉरिजॉन्टल शेप में आप हैंड को यूज कर रहे हैं तब कर सकते हैं दूसरा हैंड। अदरवाइज आपके वन हैंड ने आपकी अपर बॉडी को प्रोटेक्ट कर लिया है अगर वर्टिकल रखा है तो। देन हमारे पास नेक्स्ट टेक्निक है लोअर बॉडी प्रोटेक्शन टेक्निक। ये भी प्रोटेक्शन टेक्निक की दूसरी टाइप है प्री केन टेक्निक में, ठीक है। और इसमें क्या करना है, आपने अपने हैंड को इनसाइड मूव करना है। पहले आपने अपने हैंड को फॉरवर्ड स्ट्रेट रखा, ठीक है, एक्सटेंड कर लिया। एक्सटेंड करने के बाद आपने अपने हैंड की जो पाम वाली साइड है उसको इन बेली वाली साइड पे आपने मूव कर लिया और आपके जो हैंड की बैक साइड है उसको आपने बाहर की तरफ को मूव कर लिया, ठीक है। तो इसके बाद फिर इस तरह से डायरेक्शन रखने में आप जैसे टेबल है, बेंच है या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपकी लोअर बॉडी को चोट पहुंचा सकता है, तो इससे अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप लोअर बॉडी प्रोटेक्शन टेक्निक यूज करते हैं। प्री केन टेक्निक में नेक्स्ट टेक्निक है हमारी सर्चिंग टेक्निक। प्रोटेक्शन टेक्निक में दो थी, इसी तरह सर्चिंग टेक्निक में भी कुछ सब टाइप्स हैं, ठीक है। ये सर्चिंग टेक्निक प्री केन टेक्निक में ही इंक्लूडेड है। तो इसमें सर्चिंग टेक्निक ड्रॉप, कोई भी ऑब्जेक्ट आपसे ड्रॉप हो चुका है, गिर चुका है, उसको सर्च करने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए सर्चिंग टेक्निक्स यूज की जाती हैं। तो ये 5 से 6 सर्चिंग टेक्निक हैं। सबसे पहले हमारे पास है बीम टेक्निक। बीम टेक्निक को हम कैसे यूज करते हैं, बीम टेक्निक को यूज करने का तरीका ये है कि सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, जब आपसे कोई भी ऑब्जेक्ट गिर गया, ठीक है, गिरने के बाद आपने, जब वो गिरा है, सबसे पहले आपने एफिशिएंटली यूज करना है अपनी ऑडिटरी सेंस को। यूज करते हुए आपने ये देखना है कि आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट था, कीज हो सकती हैं, स्टाइलिस हो सकता है, या फिर आपकी यूएसबी हो सकती है, समथिंग कुछ भी हो सकता है। वो जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट था वो गिरा, वो गिरने के बाद वो लुढ़क कर किस साइड पे गया, सबसे पहले आपने इस चीज को ऑब्जर्व करना है। जहाँ पे जाके आप उस मतलूबा ऑब्जेक्ट ने पॉज लिया, पॉज लेने के बाद देन आप उस एंटिसिपेटेड एरिया में जाएंगे, वहां पे आप अपर बॉडी प्रोटेक्शन टेक्निक को यूज करते हुए बैठेंगे और आप डाउन टू द नीज बैठ सकते हैं, यानी घुटनों के बल बैठ सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर मडी एरिया है तो आप पाँव के बल बिल्कुल स्ट्रेट भी बैठ सकते हैं। अच्छा, बैठने, ये पहला स्टेप हो गया। देन आपने क्या करना है, आप बैठने के बाद अगर आप नीज डाउन टू द नीज बैठे हैं तो आप अपने हैंड को अपने दोनों हैंड को
अपनी पाम्स को फर्श पे रखेंगे, फ्लोर पर, ठीक है। रखने के बाद आपने दोनों हैंड के जो थम्स हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होने चाहिए। अटैच होने के बाद आपने क्या करना है कि आपने अपने हैंड्स को बैक एंड फोर्थ मूव करना है। फॉरवर्ड मतलब सामने वाली साइड पे और पीछे वाली साइड पे मूव करना है, ठीक है। आपने हैंड रखा, हैंड रखने के बाद आपने अपने हैंड की पाम को उठा के वहां तक टर्न करना है जहां तक आपकी फिंगर की टिप है। वहां तक टर्न करने के बाद आपने फिर हैंड खोल देना है, फिर बैक आ जाए, फिर फॉरवर्ड जाएं। तो इस तरह से अगर आपको मतलब ऑब्जेक्ट मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। आपने लेफ्ट साइड पे सर्च किया, वहां से नहीं मिला, आप डायरेक्शन चेंज करें, राइट साइड पे हो जाए, थोड़ा सा मूव करके इधर उधर हो जाए, आपको मतलब ऑब्जेक्ट इजीली मिल जाएगा। ये हमारी हो गई बीम टेक्निक। नेक्स्ट हमारे पास है एरोप्लेन मेथड और टेक्निक। एरोप्लेन मेथड और टेक्निक क्या है? एरोप्लेन जैसे ये भी सर्चिंग ऑब्जेक्ट के लिए ही यूज की जाती है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने अपने हैंड को बोथ प्रोसेस यूज करेंगे। स्टेप 1 वही होगा, आप अपर बॉडी प्रोटेक्शन टेक्निक यूज करते हुए नीचे बैठ जाएं और डाउन टू द नीज या फिर स्ट्रेट बैठें। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यही है कि अपने अपने हैंड को अपने फ्लोर पर रखें। अगर मडी एरिया नहीं है तो आप डाउन टू द नीज बैठ जाएं, अगर मडी एरिया तो आप स्ट्रेट बैठ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने हैंड को रखा फर्श पे, रखने के बाद आपने बीम टेक्निक को यूज करते हुए बैक एंड फोर्थ हैंड को मूव किया। मूव करने के बाद जब आपने अपने हैंड को पीछे से उठा के फ्रंट फिंगर की टिप्स तक जाके खोल दिया, खोलने के बाद आप अपने लेफ्ट हैंड को राइट साइड पे स्टैंड कर लेंगे और जो आपका लेफ्ट हैंड था उसको लेफ्ट साइड पे एक्सटेंड कर लेंगे। एक तो ये तरीका हो गया इसको यूज करने का, ठीक है। इसी तरह से आप अपना ऑब्जेक्ट सर्च कर सकते हैं। अगर वहां से नहीं मिला, आप अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। देन इसी टेक्निक को यूज करने का एक और तरीका है, मीन्स कि आप अपनी पाम को टेबल पे रखा या फर्श पे रखा या किसी भी जगह से आप कोई भी ऑब्जेक्ट सर्च करना चाह रहे हैं, तो रखने के बाद आप अपनी फिंगर को नीचे टच ना होने दें, लेकिन आपकी पाम नीचे टच हो, ठीक है। और अपने फिंगर्स को थोड़ा सा ऊपर उठा के रखें। उठा के रखने के बाद आप अपने हैंड को फॉरवर्ड मूव करें। मूव करते हुए लेफ्ट राइट जो आपने हैंड को की फिंगर नीचे टच नहीं हो रही, लेकिन आपकी हैंड की जो फिंगर्स हैं वो ऐसे फैली हुई हैं, ठीक है। तो आप लेफ्ट राइट थोड़ा सा हैंड को टर्न करें, वो जो भी मतलब ऑब्जेक्ट है वो आपके हैंड को जब टच होगा तो आप इजीली उसको उठा लेंगे। ये टेक्निक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को यूज करने के लिए, जैसे जो हाइट रखते हैं, ठीक है। तो ये इसका दूसरा मेथड था यूज करने का। मैं इस तरह के इसके दो मेथड्स हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट टेक्निक है सर्चिंग टेक्निक में सेमी सर्कल टेक्निक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फैन टेक्निक। फैन टेक्निक हमारा जो फैन है जो हम यूज करते हैं गर्मियों में, तो स्टैंड वाला, जब हम उसको सर पे लगा देते हैं तो वो हाफ सर्कल बनाता है। पहले वो लेफ्ट साइड पे जा रहा है या राइट साइड पे जा रहा है, वापिस अपनी जगह पे आएगा, फिर वो अगली साइड पे जाएगा, ठीक है। फिर वो उस साइड से हाफ सर्कल बना के फिर अपनी जगह पे वापस आया, फिर उसने दूसरी साइड का हाफ सर्कल लिया। तो इसी तरीके से ये सेमी सर्कल टेक्निक को हम यूज करेंगे। अपने हैंड को बैठने का वही तरीका है, आप अपर बॉडी प्रोटेक्शन टेक्निक को यूज करते हुए डाउन टू द नीज या फिर स्ट्रेट बैठ सकते हैं। बैठने के बाद आपने अपने पाम को नीचे रखा, ठीक है। आप इसमें वन हैंड भी यूज कर सकते हैं, टू हैंड भी यूज कर सकते हैं। तो आप अपने लेफ्ट साइड पे अगर लेफ्ट हैंड यूज करें तो आप अपने लेफ्ट साइड पे हाफ सर्कल बनाया, ठीक है। और फिर जहाँ पे आपने सर्कल स्टार्ट किया था वहीं से वापस आके फिर जो है वो उसी एक और सर्कल बना दिया, ठीक है। उससे कुछ एक्सटेंड कर दिया दायरे को, उस सर्कल को एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया। इसी तरीके से दोनों हैंड से भी इस टेक्निक को यूज किया जा सकता है। दोनों हैंड से, दोनों मीन्स के लेफ्ट और राइट हैंड से आप अपने लेफ्ट साइड पे एक सर्कल बना रहे हैं हाफ, और दूसरे हाथ से राइट साइड पे, दोनों हैंड से को इक्वल यूज कर रहे हैं सर्कल बनाते हुए, ठीक है। ये हमारी होगी सेमी सर्कल टेक्निक। सर्चिंग टेक्निक में नेक्स्ट टेक्निक है फुल सर्कल और राउंड एंड राउंड टेक्निक। ये कौन सी टेक्निक है? ये सर्कल टेक्निक इसको भी कहते हैं, फुल सर्कल भी कहते हैं, सर्कल टेक्निक भी, और राउंड एंड राउंड भी कहते हैं, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, ये भी वन हैंड से भी हो सकती है, टू हैंड से भी हो सकती है। इसमें आपने सर्कल बनाना है दोनों हाथ से बिल्कुल गोल शेप में। तो कोई भी ऑब्जेक्ट गिरा है, सेम प्रोसीजर यूज करना है। पहले सबसे अपनी जितनी भी टेक्निक्स बताई हैं सर्चिंग ऑब्जेक्ट के लिए, सबसे पहले अपनी हेयरिंग जो टेक्निक है, आपकी ऑडिटरी टेक्निक है, उसको आपने एफिशिएंटली यूज करना है।
ऑब्जेक्ट को देखना है कि वो सुनना है आवाज़ से कि वो किस जगह पे जाके पॉज ले रहा है, कहाँ किस तरफ को किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, कहाँ पे जाके उसने पॉज लिया है। इसके बाद आपने अपर बॉडी प्रोटेक्शन टेक्निक को यूज़ करते हुए नीचे बैठना है। नीचे बैठने के बाद डाउन टू द नीज या फिर स्ट्रेट बैठ सकते हैं। और देन आपने सर्कल बनाना है दोनों हाथ से या एक हाथ से फुल सर्कल बनाना है। अगर उस सर्कल में आपको चीज़ मिल गई या नहीं तो सर्कल को आप जो है वो बड़ा करते जाएंगे। एक हाथ से किया तो एक हाथ से, या फिर दोनों हाथों से करना चाह रहे हैं तो दोनों हाथों से। ये होगी हमारी सर्चिंग टेक्निक, सॉरी राउंड एंड राउंड और फुल सर्कल टेक्निक। देन हमारे पास है स्पाइरल टेक्निक। सर्चिंग टेक्निक में स्पाइरल टेक्निक को हम कैसे यूज करते हैं, इसको हम सर्चिंग ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं और बुशिज एरिया में भी हम यूज करते हैं इसको। सर्चिंग ऑब्जेक्ट में इसको कैसे यूज करना है, स्पाइरल टेक्निक को बोथ तरीका ही यूज करेंगे। मीन्स के पहले सबसे हेयरिंग सेंस को एक्टिव किया, देन फिर हमने अपर बॉडी प्रोटेक्शन टेक्निक को यूज करते हुए बैठ गए स्ट्रेट या डाउन टू द नीज। देन हम एक हाथ हमने पाम, हाथ की पाम जो है वो बिल्कुल नीचे रख दी और दूसरे हाथ से हमने स्पाइरल बनाया। स्पाइरल मीन्स के अगर आप लोगों ने देखे हो वो रजिस्टर होते हैं, इंक प्रिंट में यूज किए जाते हैं वो, तो उनके पिन, स्टेपलर पिन्स नहीं लगी होती बल्कि वहाँ पे स्प्रिंग बने हुए होते हैं सर्कल शेप में, हाफ सर्कल में। तो वो स्प्रिंग बनाने की कोशिश करनी है आपने। मीन्स के हाथ रखा, दूसरे हाथ से आपने पहले हाफ सर्कल बनाया, जहां तक बना लिया, उसके बाद आपने जहां तक बन गया फिर वहीं से स्टार्ट किया, ठीक है, और फिर थोड़ा सा सर्कल को नीचे ले आए, ठीक है, फिर थोड़ा सा जो है वो लेफ्ट ले गए, फिर राइट ले, इस तरह से जो है वो ये यूज होती है स्पाइरल टेक्निक। अगर बुशिज एरिया में इसको यूज करें तो आप इसको केन के साथ भी यूज कर सकते हैं और विदाउट केन भी यूज कर सकते हैं। विदाउट केन इस तरह से कि अपर बॉडी प्रोटेक्ट मीन्स के ट्रीज होते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा, ट्रीज को साइड्स पे करने के लिए तो वो आप अपने हैंड को अपनी चिन के पास रखेंगे। चिन के पास रखते हुए आप अपने हैंड को फॉरहेड तक लेके गए, ठीक है, फॉरहेड तक लेके जाने के बाद फिर सामने फॉरवर्ड मूव किया और फिर वापस जब लेकर आए फिर चिन के पास, तो इस तरह इसको कहते हैं स्पाइरल टेक्निक। ये बुशिज एरिया में इस तरह से यूज करती है। इसके अलावा केन के साथ भी बुशिज एरिया में यूज कर सकते हैं। मीन्स के जो बुशिज हैं उनको आप केन के साथ जो है वो स्पाइरल के जरिए आप साइड पे करते जाएंगे, स्प्रिंग बनाते जाएंगे, ठीक है। तो ट्राइबिंग टेक्निक, ये मडी एरिया में अगर आपके पास कीज हैं, यूएसबी है या कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो अगर आपका मडी एरिया में गिर गया, कीचड़ है, वहाँ पे आप हाथ पूरा नहीं डर्टी करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप अपने हाथ को अपनी फिंगर्स की टिप्स को उस लोकेशन में, उस जगह पे आप डालेंगे, ठीक है, और अपनी फिंगर की टिप्स की मदद से उस ऑब्जेक्ट को आप तलाश कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ये थी हमारी ग्रैबिंग टेक्निक। देन हमारे पास स्पेलिंग होगी। नेक्स्ट प्री केन टेक्निक में है रूम एक्सप्लोरेशन टेक्निक। रूम एक्सप्लोरेशन टेक्निक क्या होती है, ये लेफ्ट टू राइट होती है। जब आप एक रूम में एंटर हुए हैं तो आपने पूरे रूम को एक्सप्लोर करना है कि ये रूम किस तरह का है। आपने पूरे रूम का जो एनवायरनमेंट है उससे अवेयर होना है कि रूम में क्या क्या है, रूम में कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, कौन सेव अलमारी कहाँ पे है। तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए, जब पूरे रूम को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो आप लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे और राइट साइड को करते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें रूम को एक्सप्लोर करने के लिए आप ट्रेलिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेलिंग टेक्निक को यूज करते हुए जा सकते हैं। देन आप अपर बॉडी प्रोटेक्शन टेक्निक भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप केन के साथ भी रूम को एक्सप्लोर कर सकते हैं ट्रेलिंग करते हुए और विद केन। मीन्स कि आपके एक हाथ में केन है और दूसरे हाथ में। ये हमारी प्री केन टेक्निक थी जो कंप्लीट हो चुकी है। देन इंशाल्लाह वाइट केन टेक्निक को हम कल डिस्कस करेंगे। जी सर, इसमें आप लोग कुछ ऐड करना चाहें तो, अदरवाइज नेक्स्ट इंस्ट्रक्टर अपना लेक्चर स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बखैर वाफित होंगे इंशाल्लाह। आज हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फिलोसफी। सबसे पहले हम फिलोसफी का ओरिजिन देख लेते हैं, उसका डेरिवेटिव मीनिंग देखते हैं कि फिलोसफी क्या है। द टर्म फिलोसफी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स फिलोस एंड सोफिया। ये दो ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। फिलोस मीन्स लव ऑफ और सोफिया मीन्स विजडम। तो जो उसका मजमुई मतलब है, मजमुई तौर पर वो क्या है, लव ऑफ विजडम। अच्छा, लेकिन मुख्तलिफ जो फिलोसफर्स हैं उनकी या ऑथर्स की डिफरेंट ओपिनियंस हैं इस हवाले से। बाज कहते हैं कि जो फिलोसफी है वो एक एंशियंट ओल्ड
या मोस्ट एंशियंट डिसिप्लिन है। तो यानी बाज के नजदीक ये सिर्फ एंशियंट है, यानी वो भी तो पुराना ही है, ओल्ड ही है, लेकिन कुछ का कहना है कि ये बहुत ही ज्यादा ओल्ड डिसिप्लिन है, मोस्ट एंशियंट डिसिप्लिन है। तो दुनिया के जितने भी डिसिप्लिन हैं उनमें से एक फिलोसफी है। तो फिलोसफी होती क्या है, यानी इंसान कौन है, कायनात कैसे वजूद में आई, इंसान की तख्लीक का मकसद क्या है, इंसान अपनी जिंदगी कैसे गुजारता है, और मुआशरे में वो किन उसूलों के तहत अपनी जिंदगी को बसर करता है और कैसे रहता है, और वो उसूल कैसे वजह किए गए, उन्होंने कहाँ से सीखे। ये तमाम सवाल जो बेसिक जो क्वेश्चंस हैं उनको जवाब देती है फिलोसफी। और एजुकेशनल के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो एजुकेशन के लिए, लर्निंग के लिए ये एक फाउंडेशन प्रोवाइड करती है, बुनियाद फराहम करती है कि किसी भी एजुकेशन सिस्टम की वो बेसिक आइडियोलॉजी क्या है, उसकी नॉर्म्स, सोसाइटल नॉर्म्स, वैल्यूज, या जो उनकी कल्चरल वैल्यूज हैं, जो भी सोसाइटल नॉर्म्स हैं या बेसिक आइडियाज हैं, वो क्या हैं जिनकी बेसिस पे करिकुलम को डिराइव किया जाता है, करिकुलम को डेवलप किया जाता है। और जो हमारी फिलोसफिकल फाउंडेशंस हैं वो भी इसी पे बहस करती हैं, यानी उन पर भी ये फिलोसफी ही डिस्कस करती है। फिलोसफी का बेसिकली मकसद यही है कि जो हकीकत क्या है, असूल कैसे वजह किए गए, इंसान कैसे जिंदगी बसर करता है, इन तमाम सवालों के जवाब देती है फिलोसफी। पीपीएससी में क्वेश्चन आता है कि जो फिलोसफी है वो तो थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, तो जो साइकोलॉजी है वो क्या है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, यानी कि एक कॉइन की दो साइड्स हैं, फिलोसफी एंड साइकोलॉजी। इस तरह से वो इंटरलिंक्ड है, इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है, कि जो फिलोसफी है वो तो थियोरेटिकल एस्पेक्ट देती है और जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है साइकोलॉजी, तो दोनों का इंटरकनेक्शन है। तो जो ग्रीक फिलोसोफर्स हैं या जो हमारी फिलोसफी है उसका मोस्टली हमें कॉमनली ओरिजिन मिलता है ग्रीस से। जैसे हमने साइकोलॉजी में बात की, वो भी ग्रीक वर्ड्स से ही डिराइव की गई है। फिर जो फिलोसफी है इसका भी ओरिजिन ग्रीस ही है। जो प्लेटो हैं जिनको हम अफलातून भी कहते हैं, 384 बीसी में पैदा हुए, और इनके मुताबिक फिलोसोफर वो इंडिविजुअल है जो कि लर्निंग से कतराता नहीं है, कभी भी उसकी डिजायर ऑफ लर्निंग कभी फुलफिल नहीं होती, और वो डाइवर्स नॉलेज का पैशन रखता है, डाइवर्स नॉलेज का टेस्ट रखता है, और जिसका जो मतलब थकता नहीं है किसी भी नॉलेज को लर्न करने के लिए। वो जो जितना वो पैशनेट होता है उसको अब कहते हैं कि रियल वर्ल्ड में फिलोसोफर कह सकते हैं। ये तो है फिलोसफी, ठीक है। तो फिलोसफी के हमारे पास 3 एरियाज है या 3 एस्पेक्ट्स कह सकते हैं, उनको एरियाज कहते हैं। वो कौन से हैं? ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। जो ऑन्टोलॉजी है इसको मेटाफिजिक्स भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेटाफिजिक्स। ऑन्टोलॉजी का मतलब है कंसेप्ट ऑफ रियलिटी या नेचर ऑफ रियलिटी, यानी कि जो रियलिटी है उसका सारा का सारा फोकस जो है वो ऑन्टोलॉजी पे है। ऑन्टोलॉजी या रियलिटी एक ही बात है, नेचर ऑफ रियलिटी या कंसेप्ट ऑफ रियलिटी। नेक्स्ट जो इसका सेकेंड एरिया है वो है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब है कि कंसेप्ट ऑफ नॉलेज, ठीक है। और एक्सियोलॉजी मींस वैल्यूज, एंड जो एक्सियोलॉजी है वो वैल्यूज के साथ, नॉर्म्स के साथ डील करती है। आगे इसकी भी 2 सब टाइप्स हैं, अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी मींस कंसेप्ट ऑफ रियलिटी और नेचर ऑफ रियलिटी, के जो एग्जिस्टेंस है, चीजों की एग्जिस्टेंस है, वो रियल है या अनरियल है, कौन सी चीजें हैं जो मॉर्टल हैं, इमॉर्टल हैं, इंसान की जिंदगी का मकसद क्या है, वो तमाम चीजें जो है वो ऑन्टोलॉजी के अंदर आती हैं कि रियलिटी है क्या, अल्टीमेट रियलिटी क्या है। तो जैसे कि हमें अपनी इल्हामी कुतुब से, हदीस से, सुन्नत से, इज्तिहाद और क़ियास, जो हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, उनसे जितना भी हमारा जो हमें नॉलेज गेन होता है वो क्या है, एक अल्टीमेट रियलिटी है। यानी सबसे बड़ी हकीकत क्या है कि अल्लाह ताला की जात सबसे बड़ी हकीकत है, अल्टीमेट रियलिटी है। उसके बाद कायनात को अल्लाह ताला ने 6 दिनों में तख्लीक फरमाया। जमीन के बारे में डिस्कस किया जाता है कि जमीन के बारे में जो थेरीज हैं, बिग बैंग थेरीज, और जो इंटरमीडिएट में एक लेसन है द डाइंग सन, के जमीन और सूरज, जो जो भी चीजों की तख्लीक है वो कैसे हुई, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को 6 दिनों में तख्लीक फरमाया।
और इंसान की तख्लीक का मकसद क्या है, और इंसान कैसे वजूद में आया, कि अल्लाह ताला ने गोश्त के लोथड़े से इंसान को पैदा किया है, मिट्टी से पैदा किया है। तो ये क्या है, रियलिटीज। और इमोर्टल है अल्लाह ताला की जात, लाफानी है, उसको कोई जवाल नहीं, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। इसी तरह से बाकी जो जमीन आसमान और उसके दरमियान जितनी भी चीजें हैं वो तमाम जो है वो फानी है, यानी वो फना होने वाली है। इंसान है और तमाम मखलूकात जो है वो फानी है, सिर्फ अल्लाह ताला की जात जो है वो इमोर्टल है। तो ये तो है रियलिटी। नेक्स्ट है हमारे पास ओपिस्टेमोलॉजी। ओपिस्टेमोलॉजी मींस कंसेप्ट ऑफ नॉलेज, यानी कि ये नॉलेज के साथ डील करती है कि नॉलेज क्या है। वो इंफॉर्मेशन जो हम गैदर करते हैं अपनी रोजमर्रा जिंदगी में, या अब तक जो भी नॉलेज हम गेन करते हैं अपनी सेंसेस के थ्रू या डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू, वो क्या है, इंफॉर्मेशन है। और वो इंफॉर्मेशन हम किन सोर्सेज के थ्रू गेन करते हैं, वो क्या है, सोर्सेज ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज, गुड नॉलेज और बैड नॉलेज में क्या डिफरेंस है, और यूजफुल नॉलेज कौन सा है। और कहते हैं कि जो हार्मफुल है या वो चीजें जो यूजलेस हैं, जो नफा नहीं पहुंचाती, नुकसानदेह है, वो क्या है, वो नॉलेज नहीं हो सकता। और हर तरह का जो नॉलेज है वो बेनिफिशियल ही होता है। नॉलेज गुड है, बेनिफिशियल है, यूजफुल है, और जो नुकसानदेह है वो नॉलेज नहीं कंसिडर होता। और अब हमने रिसर्च में भी पढ़े थे कुछ सोर्सेज ऑफ नॉलेज, कि हमें सोर्सेज ऑफ नोइंग कौन से हैं, गेटिंग नॉलेज जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है रिवील्ड नॉलेज, अल्लाह ताला की तरफ से जो अता किया गया है नॉलेज हमें, वो ऑथेंटिक है, रिलायबल कंसिडर किया जाता है। रिवील्ड बुक्स हैं, और अहादीस, सुन्ना, इज्तिहाद, कयास, वो तमाम सोर्सेज से जो नॉलेज हमें गेन होता है, जो हम परसीव करते हैं, वो है रिलायबल नॉलेज। दूसरी चीज जो है वो इंट्यूशन है। इंट्यूशन वजदान को कहते हैं, जिसमें हमने कहा था कि जो इनर फीलिंग है, जो दूसरों को ऑब्जर्व करने के बाद उसकी जजमेंट है, जो लॉजिकल जजमेंट्स हैं, क्योंकि वो जब ऑब्जर्व ऑब्जर्व करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को, तो उसके माइंड में जो उसको देख के उसकी पर्सनालिटी को जज करके जो भी फीलिंग्स आती हैं, वो क्या है, विजदान है, इंट्यूशन है। यानी किसी भी चीज का हमारे लाशऊर से शऊर में आ जाना इंट्यूशन है। नेक्स्ट, एक्सपर्ट ओपिनियन। एक्सपर्ट ओपिनियन में भी हमने देखा था कि एक्सपर्ट ओपिनियन उसको कहते हैं जिसके पास किसी भी फील्ड ऑफ नॉलेज का वसी नॉलेज है, वसी तजर्बा है, उसकी बात को एक्सपर्ट ओपिनियन यानी अथॉरिटी कंसिडर किया जाता है। और अथॉरिटी जो है वो ग्रीक फिलोसोफर्स को भी कंसिडर किया जाता है, कि एक टाइम था कि जब कहा जाता था कि जो ग्रीक फिलोसोफर्स हैं वो अथॉरिटी हैं XYZ डिसिप्लिन्स के, यानी उन्होंने जो डिसिप्लिन्स हैं, फिलोसफी, साइकोलॉजी और सोशल साइंसेस, मेडिकल साइंसेस और डिफरेंट ब्रांचेस के रिलेटेड जो भी इन्होंने इंफॉर्मेशन शेयर की है, या फिर जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उससे उन्होंने उनको बिल्डअप किया है इनिशियली, तो इसलिए उनको अथॉरिटी कंसिडर किया जाता है। जो एरिस्टोटल है उनके हवाले से ये बात मशहूर है कि एक मर्तबा उन्होंने कहा कि जो फीमेल के टीथ हैं, सेम एज ग्रुप के फीमेल्स के जो टीथ हैं वो मेल से ज्यादा हैं। तो 20th सेंचुरी में किसी को ख्याल आया, किसी डॉक्टर को, उन्होंने कहा कि ये देखें तो कि जो एरिस्टोटल ने कहा था क्या वो बात दुरुस्त है। तो उन्होंने सैंपल लिया सेम एज ग्रुप की फीमेल्स और मेल्स का, और उसको फिर उन्होंने टेस्ट किया और फिर बताया कि नहीं जी, वो ये जो टीथ है वो तो इक्वल होते हैं। तो क्या है कि जो अथॉरिटी है उनको कुछ लोगों को कंसिडर किया जाता है। अच्छा, अब अथॉरिटी को चैलेंज रिसर्च करती है। रिसर्च के थ्रू जिस तरह से हमने पहले ही पढ़ा था कि नॉलेज को गेन किया जाता है, जनरेट किए जाते हैं आइडियाज, न्यू डिस्कवरीज की जाती हैं, और न्यू न्यू जो रिफाइनमेंट्स हैं, डेवलपमेंट्स की जाती हैं। तो ये भी एक काम है रिसर्च का कि वो अथॉरिटी को चैलेंज करती है, यानी एविडेंस बेस्ड जो सोर्सेज हैं या जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रेजेंट करती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, ऑब्जर्वेशन को भी एज अ सोर्स कंसिडर किया जाता है, सोर्स ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट, एम्पिरिकल नॉलेज, यानी जो हमारी सेंसेस के थ्रू हम इंफॉर्मेशन लर्न करते हैं, गेन करते हैं, वो क्या है, एम्पिरिकल नॉलेज है, जिसको हम हवासे खमसा भी कहते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं जो लॉजिकल
रीजनिंग है, जो भी रीजनिंग है, रीजनिंग में भी इंडक्टिव और डिडक्टिव आगे दो सब टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें हमें मालूम है कि जनरल टू स्पेसिफिक और स्पेसिफिक टू जनरल, ये दो टाइप्स आती हैं रीजनिंग के अंदर। ये तमाम सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड एरिया है या थर्ड एस्पेक्ट है फिलोसफी का या थर्ड ब्रांच है, वो क्या है? एक्सियोलॉजी, जो कि नॉर्म्स और वैल्यूज पे फोकस करती है, नॉर्म्स और वैल्यूज से डील करती है। किसी भी सोसाइटी की, किसी भी स्टेट या कल्चर। जी, यस सर। ओके, तो लास्ट में हमने बात की थी रीजनिंग। रीजनिंग में आगे दो सब टाइप्स आ जाती हैं, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग स्पेसिफिक टू जनरल, डिडक्टिव रीजनिंग जनरल टू स्पेसिफिक। यानी कि ये जो दोनों टाइप्स हैं वो तो हमें मालूम ही, हमने रिसर्च में भी पढ़ी थी, और इम्पीरिकल नॉलेज है जो कि हम सेंसेस के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, लर्न करते हैं। उसको हम उर्दू में हवासे खमसा भी कहते हैं। तो उस सोर्स को भी रिलायबल कंसिडर किया जाता है। अच्छा, कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उनके मुताबिक जो हमारी रिलीजियस वैल्यूज हैं या जो इल्हामी कुतुब हैं या वही के जरिए जो भी हमें नॉलेज गेन होता है, उनको वो रिलायबल कंसिडर नहीं करते, और बाज जो है वो उसको कंसिडर करते हैं। जो मटेरियलिस्टिक या जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं या उनके हामिल जो नेचुरलिस्ट हैं, वो इसको कंसिडर करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे थर्ड ब्रांच की या थर्ड एस्पेक्ट ऑफ फिलोसफी इज एक्सियोलॉजी, व्हिच डील्स विद द नॉर्म्स और वैल्यूज। किसी भी सोसाइटी, कल्चर या स्टेट की वैल्यूज और नॉर्म्स क्या हैं, और उसमें भी आगे दो टाइप्स आ जाती हैं, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स। ये भी बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, और क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं कि जो एक्सियोलॉजी है आगे उसके सब टाइप्स कौन सी हैं या जो उसके सब सेगमेंट्स हैं वो क्या है। तो ये एथिक्स पे बेस करती है और एस्थेटिक्स पे बेस करती है। एथिक्स मींस वो मोरल वैल्यूज, ठीक है, वो गुड वैल्यूज या जिनको पसंद किया जाता है, जिनको अडॉप्ट करने के लिए रेकमेंड किया जाता है, वो वैल्यूज या अच्छाई या बुराई का कॉन्सेप्ट वो एथिक्स में आ जाता है। और एस्थेटिक्स क्या है? कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी, कि किसी भी कल्चर के अंदर, किसी सोसाइटी में ब्यूटी को किस तरह से वो समझते हैं, कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, ब्यूटी उनके नजदीक क्या वैल्यू रखती है और किस चीज को वो ब्यूटी कंसिडर करते हैं। ये है एक्सियोलॉजी। यानी एक्सियोलॉजी की जो सेकंड सब टाइप है एस्थेटिक। एस्थेटिक मींस कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी। ये थे हमारे पास एरियाज ऑफ फिलोसफी। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी की थ्री मेजर टाइप्स हैं, स्पेक्युलेटिव फिलोसफी, प्रिस्क्रिप्टिव फिलोसफी एंड एनालिटिक फिलोसफी। जो स्पेक्युलेटिव फिलोसफी है उस वो डायरेक्टली कंसर्न्ड है उन थ्योरी से जो कि क्रिएशन ऑफ मैन्स या पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ मैन्स पे बात करते हैं या उससे रिलेट करती हैं, उस पर फोकस करती हैं। ऐसी थ्योरीज जो कि क्रिएशन ऑफ मैन्स पे फोकस करती हैं और उनको डिस्कस करती हैं। और दूसरी बात ये कि एवोल्यूशन ऑफ एनी कल्चर एंड सोसाइटी, कि किसी भी कल्चर या सोसाइटी का इर्तिका कैसे हुआ, वो कैसे वजूद में आया और उसका जो करंट स्टेटस है वो क्या है, उसको डील करती है स्पेक्युलेटिव फिलोसफी। सेकंड टाइप है प्रिस्क्रिप्टिव फिलोसफी। प्रिस्क्रिप्टिव प्रिस्क्राइब से निकला है, प्रिस्क्राइब से प्रिस्क्रिप्टिव फिलोसफी। ये गुड एंड इवल्स और जो अच्छाई है बुराई है उसका कॉन्सेप्ट को फोकस करती है, उससे डील करती है कि किसी भी सोसाइटी के नजदीक या किसी कल्चर के अंदर अच्छी वैल्यूज कौन सी हैं और वो अच्छी क्यों हैं, उनको क्यों अडॉप्ट करने के लिए रेकमेंड किया जाता है या क्यों पसंद किया जाता है, कौन सी पसंदीदा वैल्यूज हैं। न सिर्फ उन पसंदीदा वैल्यूज की बात करते हैं बल्कि वो ये भी कहते हैं कि उनको क्यों अडॉप्ट करने के लिए कहा जाता है, क्यों अडॉप्ट किया जाता है। और जो इवल्स हैं, जो बुराई है, ऐसी वैल्यूज जो नापसंदीदा है किसी भी कल्चर या सोसाइटी के नजदीक, तो उनको क्यों वो नापसंदीदा कंसिडर करते हैं और उनको अडॉप्ट न करने की क्या वजूहात हैं, इन चीजों को डील करती है प्रिस्क्रिप्टिव फिलोसफी। और थर्ड फिलोसफी की टाइप है एनालिटिक फिलोसफी। एनालिटिक फिलोसफी से मुराद है कि किसी भी एस्पेक्ट को, किसी सब्जेक्ट को उसके सब एस्पेक्ट्स में डिवाइड करके और सेपरेट सेपरेट पार्ट को स्टडी करना। यानी
कोई भी सब्जेक्ट है सोशल साइंसेस का या साइंस है, फिजिक्स है, और उसके जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं या एस्पेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को उन सब्जेक्ट्स को सब कंपोनेंट्स में डिवाइड करके स्टडी करना एनालिटिक फिलॉसफी है। एनालिटिक का मतलब है एनालाइज करना, इन्हें तज्जिया करना। तो वो क्या है कि तोड़ तोड़ के सब कंपोनेंट्स में डिवाइड करके, जैसे हम अगर मेथड्स की बात करें तो उसमें टास्क एनालिसिस मेथड है। तो ये क्या है, एनालिटिक फिलॉसफी है। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज। बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीखकर बाइज्जत कारोबार और रोजगार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे। सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org blindseer.org। हमसे राब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।